जय हिंद प्यारे साथी। मैं विशाल आपका स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। प्यारे दोस्त, हमने जो है ना अपने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में व प्रैक्टिस सेट सेकंड में मानसिक अभिरुचि का जो मतलब कि प्रैक्टिस सेट 1 था, और उसमें जो है ना हम लोगों ने जनहित के बारे में जाना था और उसके प्रैक्टिस की थी हमने क्वेश्चनों की, जो कि हमारा मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग के पोर्शन के अंतर्गत आ जाता है। प्यारे दोस्तों, हम लोग कर रहे हैं अपने इस बुक का, प्यारी सी बुक का सॉल्यूशंस, और जिसमें आज हमारी 3rd नंबर की क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक पहली वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख ले और फिर इस वाले वीडियो को सीरीज से करते रहिए। तो बिना देरी करते हुए सीधा अपने हम लोग क्वेश्चनों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि किस किस प्रकार से कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस हमारे यहाँ से बन सकते हैं। तो ज़बरदस्त तरीके से जो है ना हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं, बिल्कुल फुल डिटेल में अपने इस पुस्तक का, जो कि ज़बरदस्त क्वेश्चन से भरपूर है। तो बिना देरी करते हुए करते हैं अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट। कानून एवं शांति व्यवस्था, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। सबसे पहले जो है ना हम लोग को जान लेते हैं कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB ये क्या चीज़ होती है। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। यह अपराध पर अंकुश लगाने की उचित रणनीतियां तैयार करने में राज्यों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अपराधी संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा अपराध सूचना प्रणाली CCIS परियोजना के तहत संपूर्ण देश में प्रत्येक जिला अपराध ब्यूरो DCRB में कंप्यूटरीकृत प्रणाली की स्थापना की गई है। इसके ज़रिए अपराध रोकने, उनका पता लगाने और सेवा के प्रदाता तंत्रों में सुधार किया जाता है। इसी की मदद से पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियां अपराधों, अपराधियों और अपराध से जुड़ी संपत्तियों का राष्ट्रीय स्तर पर डाटाबेस रखती हैं। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने जाना कि जो है ना NCRB है क्या, क्योंकि यह एक रिकॉर्ड ब्यूरो है यानी अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है और यह गृह मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी है। इसका काम क्या होता है, तो जितने भी आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं ना उन पर अंकुश लगाने के लिए और उनसे रिलेटेड जो रणनीति होती है ना उनको तैयार करने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा और। धारा 144 के अधीन कार्यवाही, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं। धारा 144 के अंतर्गत कार्यवाही करने का समस्त आधार स्थिति की तात्कालिकता में निहित है और इसके अधीन शक्ति का प्रयोग अव्यवस्थाओं, बाधाओं तथा दोनों के निवारणार्थ किए जाने के लिए आशायित है, ताकि लोक शांति और प्रशांति बनाए रखते हुए लोक आक्रोश को रोका जा सके। इसे प्रभावी करने की अधिकारिता कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दी गई है। इसके अंदर जारी आदेश की प्रकृति स्पष्टता लोक सदस्यों के जीवन, स्वास्थ्य, क्षेम या प्रशांति के खतरों के समाधान के आशय से युक्त है। यह आदेश अस्थायी होते हैं और जारी किए जाने की तारीख से 2 माह आगे प्रवृत्त नहीं रहते हैं। इस धारा के अधीन अधिकारों के प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता। पुनः इस धारा के अंतर्गत काम करते हुए मजिस्ट्रेट व्यक्ति के अधिकारों से कोई संबंध नहीं रख सकता, अपितु किसी स्थिति विशेष में क्या युक्त रूप से किया जा सकता है उसका वही सबसे अच्छा निर्णायक होगा। तो ये था हमारा धारा 144 के अधीन कार्यवाही क्या क्या हो सकती हैं। अब चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। फिर से हम लोग पढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस को और बड़े ध्यान से जो है ना उसके ऑप्शन को भी पढ़ेंगे, ताकि यहाँ पर जो होते हैं विकल्प हमारे वो बिल्कुल सेम लगते हैं हमको। तो कौन कौन सा विकल्प जो है ना सबसे उपयुक्त हो सकता है उस विकल्प का चयन करना होता है। तो पहला जो है ना आ चुका है हमारे सामने आपका प्रश्न। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में हैं या फिर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में विधि विरुद्ध जमाव
बल व अथवा शांति नष्ट होने का युक्त संदेह है, यानी आपको संदेह है कि जो है ना आपके इलाके में अशांति व्यवस्था भंग होने वाली है। साथ ही इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए आपके पास पर्याप्त पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यानी आपको एक सूचना मिली है कि जो है ना आपके इलाके में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास किया जा रहा है और आपके पास पुलिस बल भी मौजूद नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? समय रहते अपना ट्रांसफ़र अन्यत्र करा लेंगे। अगर आप अपना ट्रांसफ़र अलग करा रहे हैं, मतलब कि आप जो है ना जो या कंडीशन आई, जो परेशानी आ रही उससे आप बचना चाहते हैं, तो ऐसी कार्रवाई पुलिस को जो है ना नहीं करनी चाहिए, भगोड़ा साबित करती है। आपको वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देकर केवल उनके निर्देशों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मान लो शांति व्यवस्था अभी भंग हो रही है, मतलब दंगे फसाद हो रहे हों और पुलिस वहाँ पर खड़ी है, क्या पुलिस देखती रहेगी जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा? तो ये भी कार्रवाई जो है ना गलत हो जाती है हमारी। थर्ड वाली, निकटतम मजिस्ट्रेट से इस प्रकार का आवेदन करना चाहिए कि वह आसपास के इलाकों से आपके क्षेत्र में विशेष पुलिस अधिकारियों के रूप में पुलिस बल उपलब्ध कराने संबंधी आदेश जारी करें। बिल्कुल, क्योंकि आपके जो है ना क्षेत्र में आप जो है ना अपने मजिस्ट्रेट को आवेदन पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि आपके पास इलाकों में शांति व्यवस्था भंग होने का संदेह है, अतः आप मुझे जो है ना पुलिस बल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। तो इस प्रकार का जो है ना कार्रवाई कर सकते हैं। तो और केवल अपने क्षेत्र के पुलिस बल पर ही भरोसा करना चाहिए और उन सबको साथ लेकर क्षेत्र में मार्च करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मान लो अगर कोई और अन्यत्र पुलिस आती है तो उस पर आपका भरोसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी ही जिस तरह से आप वर्दी को धारण करते हैं उसी तरह से वो भी वर्दी को धारण करते हैं। तो कार्रवाई नंबर सी बिल्कुल राइट होगी। क्वेश्चन नंबर 2, पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा सही है? यानी अगर विधि विरुद्ध जमाव को तितर बितर करने हेतु बल प्रयोग की दशाओं और अधिकारों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट अथवा थाने का भार साधक अधिकारी इस आशय का आदेश दे सकता है। ठीक है भाई। दूसरा विकल्प पढ़ते हैं, भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। आगे, भीड़ के जमाव के रूप में न्यूनतम 5 अथवा अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 2 हमारा, इसका कौन सा राइट ऑप्शन होगा, या फिर क्या सभी हमारे उपरोक्त सही हो जाएंगे? तो ऐसा तो है नहीं कि जो है ना भार साधक अधिकारी की गैर मौजूदगी में उप निरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न कोई भी पुलिस अधिकारी भीड़ को तितर बितर करने का समादेश जारी कर सकता है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर है 2 हमारा, और इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो अकॉर्डिंग टू जो है ना अपने इस क्वेश्चन के अपना ऑप्शन नंबर विकल्प जो डी दिख रहा है, क्योंकि ये सारी कार्रवाई हमारी जो है ना लागू होती हैं। तो भीड़ को तितर बितर करना है तो इन सारी कार्रवाई को जो है ना कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है उसको पढ़ लेते हैं एक बार। आप एक पुलिस अधिकारी हैं, आपके क्षेत्र में भीड़ द्वारा उपद्रव मचाकर लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में जो है ना उपद्रव मचाया जा रहा है, हुल्लेबाजी हो रही है और लोक शांति के विरुद्ध खतरा पैदा कर दिया जाता है। परिस्थिति ऐसी है कि आप कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं और स्वविवेक से भीड़ को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग कर देते हैं। बल प्रयोग की कार्यवाही के दौरान ही मजिस्ट्रेट से संपर्क हो जाता है। आप ऐसे में क्या करेंगे? मान लो आपके इलाके में दंगा फसाद हो रहा है और आप जो है ना अपने मजिस्ट्रेट से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आपको जो है ना सिचुएशन पर काबू पाना है, तब आप क्या करेंगे उसमें? तो आप अपने विवेक का प्रयोग करके क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन पढ़ते हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट से संपर्क करना साध्य होने के बाद ही उनसे संपर्क कर मजिस्ट्रेट के निर्देशों का पालन करेंगे। शांति व्यवस्था तुरंत भंग हो रही है और जो है ना उनके आदेशों का पालन का क्या वेट करेंगे आप? बिल्कुल नहीं।
मजिस्ट्रेट के आदेशों को अनदेखा कर केवल परिस्थिति पर ध्यान देंगे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मजिस्ट्रेट के जो है ना आदेशों को आप जो है ना इस तरह से अनदेखा नहीं कर सकते। मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्थिति जो है ना आपके कंट्रोल के बाहर है। भीड़ पर अधिकाधिक बल का प्रयोग करने की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए, कि मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करना है और एक अधिकाधिक बल का प्रयोग आपको करना है। तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, एक बार फिर से कर सकते हैं जो है ना, इसका जो ऑप्शन नंबर ए वाला है, क्योंकि बाकी हमने देखा, इसमें देखा मजिस्ट्रेट के अनुदेशों को अनदेखा, ये तो कर नहीं सकते हम। मजिस्ट्रेट से संपर्क करने से बचना चाहिए, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है हमारा। भीड़ पर अधिकाधिक बल के प्रयोग की स्थिति के लिए मजिस्ट्रेट की सहमति प्राप्त करनी चाहिए, कि ऑप्शन नंबर जो है ना डी कह रहा है कि भीड़ पर लगातार गोली लाठी दागते जाओ और जो है ना इससे मजिस्ट्रेट के भी अनुमति प्राप्त कर लेने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना हमारा, यही बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस जो है हमारा गलत जा रहे हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के यानी ऑप्शंस के ऑप्शन नंबर एक हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। धारा 144 के विषय में कौन सा कथन सही है? चूँकि इस धारा के अधीन कार्रवाई अत्यधिक और एकपक्षीय भी हो सकती है, इसलिए यह स्पष्ट किया गया है कि कार्रवाई केवल तब की जा सकती है जब आपात अचानक आया हो और उसका परिणाम पर्याप्त गंभीर हो। विकल्प नंबर बी, इसके विषय में स्पष्ट किया गया है कि आवश्यकता पड़ने पर धारा 144 का न्यायिक परिनिरीक्षण भी किया जा सकता है। ऐसा कोई भी साधारण प्रस्ताव्य नहीं है जो कि धारा 144 के परिवर्तन की मात्रा तथा उसकी प्रभाविकता को सुनिश्चित कर सके, या फिर उपरोक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी, ये सारी जो है ना कार्रवाई हमारी लागू हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैयार हैं। ये स्लाइड थोड़ी ब्लर हो गई है, तो इस स्लाइड को जो है ना थोड़ा एडजस्ट करेंगे, बाकी की स्लाइड जो है ना आपकी बिल्कुल विधिवत तरीके से मिल जाएंगी। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक स्थानीय आयोजन में उत्तेजित भीड़ द्वारा चोरी का आरोप लगाकर एक व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और मॉब ब्लीचिंग का प्रयास किया जाता है। आप क्या करेंगे? क्योंकि एक भीड़ ने पकड़ा है किससे? एक चोर को। अगर भीड़ के हाथे चढ़ गया चोर तो समझो उसके प्राण निकल जाएंगे। भीड़ का साथ देते हुए आरोपी से जुर्म कबूल करवाना चाहिए। अरे भाई, पहले आपकी प्रायोरिटी होगी कि उसको भीड़ से तो बचाओ, नहीं तो भीड़ ही उसका काम तमाम कर देगी। सेकंड, निष्पक्ष न्याय एवं सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए भीड़ से हर हाल में उस व्यक्ति को बचाना चाहिए, चाहे भीड़ को तितर बितर क्यों ना ही करना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति जो है ना पकड़ा जाता है इस प्रकार से भीड़ में, तो सबसे पहली बात, अगर भीड़ के हाथ में वो चढ़ गया तो उसके प्राण वहीं पर पखेरु उड़ जाएंगे। तो सबसे पहला कार्य होगा कि जो है ना उसको जनता से या फिर भीड़ से जो है ना अलग करें और भीड़ को तितर बितर करें, और फिर उससे पूछताछ जांच यानी कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाकी जो है ना ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हो जाएंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको आगामी लोकसभा चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। ऐसे में आप क्या करेंगे? यानी चुनाव है और आपको लग रहा है कि जानकारी प्राप्त हुई कि जो है ना उसमें हिंसा होगी, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर है 6 हमारा। अपने क्षेत्र में सभी तरह के राजनीतिक गतिविधियों को रोक लगा देंगे। कि आपको जानकारी प्राप्त हुई कि हिंसा होगी तो जो रैली होने वाली है, क्या आप उस पर रोक लगा देंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे भाई। अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की आज्ञा से सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। अपने क्षेत्र के चुनाव को रद्द करने की सिफारिश करनी चाहिए। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए भाई। सभी दलों के प्रत्याशियों को घर में ही नज़रबंद बिल्कुल नहीं कार्रवाई होगी। इस प्रकार से देखो, ऑप्शन को जो है ना हम एलिमिनेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या सभी क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा देनी चाहिए? बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा। कौन सी कार्रवाई करनी होगी हमें? कि अपने क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में अगर आपको संदेह होता, जानकारी प्राप्त होती है, तो आप पुलिस बल को बढ़ा लेंगे। अब जब पुलिस बल को बढ़ा लेंगे, जिससे जो है ना जो प्रॉब्लम्स आई हैं ना हमारे, वो उनका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपके क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए निम्नलिखित में से किसकी प्रासंगिक सर्वाधिक कम रहेगी? कि
एक आपके जो है ना क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनी रहे, तो ऐसी कौन सी कार्रवाई होगी, मतलब कि ऐसी कौन सी प्रासंगिकता होगी जो सर्वाधिक कम होगी। तो कर्तव्य परायणता ये बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि कर्तव्य परायण होना चाहिए, कानून के प्रति सम्मान बिल्कुल भी होना चाहिए, जनहित की भावना इसका तो होना बहुत ही अनिवार्य है। व्यक्तिगत आकांक्षा, ये व्यक्तिगत मतलब कि अपनी खुद की इच्छाएं आकांक्षाएं आपकी हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो है ना हमारी क्या है कमज़ोर साबित होती है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर है 8। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपकी एक थाने में तैनाती के दौरान आपको सोशल मीडिया निगरानी से निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए एक उग्र धार्मिक रैली की योजना का पता चलता है। आप कौन कौन सी कार्रवाई करेंगे? पढ़ेंगे ऑप्शन को ही पहले बड़ी ध्यान से और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला बता रहा है कि अपने क्षेत्र की इंटरनेट सेवाओं के अस्थायी निलंबन का अनुरोध करना चाहिए। जो धार्मिक रैली हो रही है वो कुछ गिने चुने लोगों द्वारा हो रही है और कुछ निषिद्ध एरिया है, और आप अगर पूरे क्षेत्र की इंटरनेट सेवा बंद कर देंगे तो जनता तो परेशान होगी ना। तो इस प्रकार की कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। सभी प्रवेश द्वारों पर पुलिस बलों की तैनाती करना चाहिए। इतने पुलिस बल की आवश्यकता पड़ेगी आपको, जो कि आप फालतू में परेशानी होगी। सोशल मीडिया द्वारा प्रचार करने के लिए अकाउंट ऑनर को गिरफ्तार करना चाहिए। ये भी कार्रवाई थोड़ा गलत हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी जो बचता है, जो निषेधाज्ञाओं को अथवा आदेश प्रतिबंधों को समझने के लिए जो आयोजक है ना उनको बाध्य करना चाहिए। यही कार्रवाई यहाँ पर सबसे अच्छी होगी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्र के प्रमुख श्रमिक संघ द्वारा एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ चल रहे वेतन संबंधी विवाद के चलते आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी जाती है। आपको क्या करेंगे? वहाँ पर ये एक श्रमिक संघ है और वेतन संबंधी वहाँ पर विवाद है, तो वो जो है ना सेवाएं अपने बंद करने के लिए धमकी दी जा रही हैं। कौन सी कार्रवाई बिल्कुल सही होगी यहाँ पर? श्रमिक संघ के नेता को अवैध हड़ताल करने के लिए के उकसावे के लिए कार्रवाई करने और हिरासत में लेना चाहिए, उसे गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका विवाद संबंधी है। तो कुछ ऐसा कार्य किया जाए कि उनका सोल्यूशन हो जाए, वहाँ पर गिरफ्तारी करना उचित नहीं होगा। सभी हितधारकों के मध्य विवाद समाधान संवाद स्थापित करने हेतु सहायता करनी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि किन किन तरीके से जो है ना हमको इन क्वेश्चनों को लेकर सोचना है। अगर कभी भी मध्यस्थता की स्थिति आती है तो हमेशा पुलिस का कार्य होता है कि वह मध्यस्थता दोनों के बीच में स्थापित कर दे और दोनों को संतुष्ट कर दे। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू अपने इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सारे क्या हो जाएंगे? हमारे गलत हो जाएंगे। लोक शांति हेतु महत्वपूर्ण घटकों की पहचान कर सही विकल्प का चयन करिए। लोकहित का सही जो है ना पहचान करनी है हमें। आपसी सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता और संविधान के प्रति निष्ठा। तो इसका जो है ना उपयुक्त सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विश्वविद्यालय परिषद में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। इनमें से एक गुट को सत्ताधीन पार्टी का समर्थन प्राप्त है। प्रभारी अधिकारी के रूप में आप क्या करेंगे? आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक विद्यालय परिषद में छात्र राजनीतिक गुटों के बीच में हिंसक झड़पें शुरू हो गई हैं। इनमें से एक गुट को क्या है, सत्ताधीन जो पार्टी है ना उसका समर्थन प्राप्त है। तो आप प्रभारी अधिकारी होने के नाते क्या करेंगे? मध्यस्थता प्रयास हेतु सत्ताधीन पार्टी के विधायकों को बुलाने का आग्रह करेंगे। अब हिंसा हुई है तो इसके लिए क्या आप विधायक को बुलाएंगे? क्योंकि आप वहाँ पर प्रभारी अधिकारी हैं तो आपको ही सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने वाले के लिए भड़काने वाले सभी छात्राओं को गिरफ्तार करना चाहिए। छात्र हैं, गिरफ्तारी भी आप नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से।
तत्काल प्रभाव से उपद्रवियों को रोकने के लिए यदि आवश्यक है तो बल का भी प्रयोग निसंकोच करना चाहिए। मान लो हिंसक झड़पें हो रही हैं और क्या हो रहे हैं, वो बातों से नहीं मान रहे हैं, धारा 144 लागू करनी चाहिए ये भी, क्योंकि हिंसक झड़प आपके सामने हो रही है तो आपकी प्रथम कार्रवाई होगी कि किसी तरह से जो ये यहाँ पर उपद्रव हो रहा है इसको रोका जाए, और फिर जो इसके लिए जो है ना, अगर लाठी डंडा भी चलाना पड़े तो आप निसंकोच चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू अपने इस क्वेश्चन के बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपके क्षेत्राधिकार अंतर्गत एक रिहायशी कॉलोनी के दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तनाव अपने चरम पर है। यानी यहाँ पर धार्मिक जो है ना तनाव, दो समुदायों के मध्य एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, यानी दो समुदाय हैं समाज में और उन दोनों के बीच में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मूर्ति की जो है ना विवाद चल रहा है। तो आप ऐसे में क्या करेंगे? अपने धर्म के अनुसार आचरण करते हुए समुदाय के लोगों की सुरक्षा देंगे, अपने धर्म का आचरण करते हुए। मान लो दो समुदाय हैं जिसमें से आपका एक अपना धर्म है, तो अपने धर्म का जो है ना आप सपोर्ट करेंगे और उसको ही सुरक्षा देंगे। तो ऐसा तो बात है नहीं भी है कि जो है ना वहाँ पर भेदभाव तो किसी प्रकार का आप कर ही नहीं सकते। दोनों समुदायों के नेतृत्वकर्ताओं को चिन्हित कर गिरफ्तार करना चाहिए। गिरफ्तार भी क्यों करेंगे भैया आप? दोनों समुदायों के मध्य मध्यस्थता के माध्यम से तार्किक संवाद कायम कराना चाहिए और जहां अन्य लोग के विचारों को भी सुना जाए। तो ऑप्शन नंबर सी हमने आपको बताया था कि हमेशा मध्यस्थता की स्थिति को हम लोग स्वीकार करेंगे। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों जो समुदाय हैं उनके नेताओं को या फिर उनके मध्य में जो है ना एक संवाद कायम करना चाहिए, बैठाकर सबको समझाना चाहिए और बताना चाहिए, उनके विचारों को सुनना चाहिए और फिर जो है ना हल निकालना चाहिए बैठ करके। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पुलिस बल की सहायता से कॉलोनी के लोगों को कानून के अनुपालन के लिए मजबूर करना चाहिए। मजबूर आप नहीं कर सकते भाई किसी को, क्योंकि सबको अपने धर्म का अधिकार है। देश में कानून एवं शांति व्यवस्था के लिए कथनों को सही, यानी कौन सा सही है? देश की आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने के लिए जिम्मेदारी गृह मंत्रालय की होती है। देखते हैं भाई। तो देश के आंतरिक सुरक्षा से संबंधित खतरों से निपटने के लिए देश की जिम्मेदारी जो होती है वह क्या गृह मंत्रालय की होती है। कानून की क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ी जवाबदेही संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत पुलिस व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है। राज्य सरकारें ही पुलिस संबंधी व्यवस्था के संबंध में कानून बनाते हैं। बिल्कुल जी, क्योंकि हमको पता है जो पुलिस है ना वो राज्य सूची का विषय है। तो ऑप्शन नंबर 1 भी बिल्कुल सही हो जाता है। अगर मान लो देश में कहीं पर भी कोई झड़प होती है तो वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत होती है। और कानून के क्रियान्वयन हेतु देश की पुलिस व्यवस्था सबसे बड़ा जवाबदेह बिल्कुल है। और ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत हमको पता है कि पुलिस जो है ना राज्य सूची का विषय है, उसको कंट्रोल कौन करता है? राज्य करता है, और उससे संबंधित नियम भी कौन बनाता है? राज्य बनाता है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी विकल्प इसके ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाता है। देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात उपजे हालात से बनने के लिए और शांति की पुनर्स्थापना हेतु तथा विशेषकर आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए किस संस्था की स्थापना की गई? तो किस संस्था की स्थापना की? एनएसजी यानी एनएसजी की जो है ना स्थापना की गई थी। ये भी नहीं। आगे, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से अपराध संबंधी आंकड़े एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने का कार्य करती है ताकि देश में कानून और शांति व्यवस्था बनी रह सके। यह एजेंसी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है और किसकी नोडल एजेंसी है? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो है ना पहले जब स्लाइड पढ़ी थी कि यह किसकी नोडल एजेंसी है, तो यह गृह मंत्रालय की या उत्तर प्रदेश सरकार की। तो यह गृह मंत्रालय की क्या थी? हमारे नोडल एजेंसी थी। किसकी थी? गृह मंत्रालय की। हमने जो है ना फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ा था जब पढ़ रहे थे हम लोग एनसीआरबी के बारे में।
हमारे देश में सभी मुद्दों पर बेहतर कानून होने के बाद भी कई बार कानून और शांति व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। उपरोक्त के लिए जिम्मेदार कारकों की पहचान करना है हमें। तो बेहतर कानून व्यवस्था होने के बाद भी कभी कभी क्या होता है, कानून और शांति व्यवस्था की शांति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो इनमें से जो विकल्प दिए गए, ऐसा कौन सा कारण है जिससे जो है ना ऐसा होता है? सही ढंग से परिपालन ना होना, राजनीतिक व्यक्तिगत स्वार्थ का हावी होना, कुछ व्यक्तियों की स्वाभाविक आपराधिक प्रवृत्ति। क्या ये सभी कारक होते हैं? बिल्कुल जी, ये सभी कारक होते हैं जिससे कानून व शांति व्यवस्था भंग होती है। आगे, कानून एवं शांति व्यवस्था लोकतंत्र के लिए एक आवश्यक एवं संवेदनशील मुद्दा है। बिना कानून एवं व्यवस्था के किसी भी लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना नहीं हो सकती है। ऐसे में एक पुलिस अधिकारी के रूप में उपरोक्त संदर्भ के प्रथम प्रहरी के रूप में आपको पद के लिए सर्वप्रथम गुण क्या मानते हैं? तो सत्यवादिता, ये तो बिल्कुल होनी, संविधान के प्रति निष्ठा ये भी होनी चाहिए, सत्यवादिता ये भी होनी चाहिए, ईमानदारी, साहसपूर्ण बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होगी कि आप जो है ना संविधान के प्रति आपकी निष्ठा ये होनी चाहिए। तो प्रायोरिटी हमको देना है संविधान के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाता है। 18, एक बहुधर्मी और बहुभाषाई क्षेत्र के पुलिस स्टेशन प्रभारी होने के नाते शांति व्यवस्था की बहाली के लिए आपको क्या करते रहना चाहिए? तो सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद, समय समय पर निरोधक गिरफ्तारियां हैं कि आप जो है ना समय समय पर गिरफ्तारी कर रहे हैं अपना दबदबा दिलाने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं। सभी धर्मों के जुलूसों पर बिना भेदभाव प्रतिबंध, ऐसा भी नहीं है कि आप सभी धर्म के जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देंगे क्या। और सभी धर्मों और भाषाओं के संपर्क अभियानों का नेतृत्व, तो आप खुद थोड़ी ना कमांड ले लेंगे भाई किसी भी संस्था के रैली का या फिर अभियानों का। तो सभी धर्मों के प्रमुख व्यक्तियों से संरचनात्मक संवाद आपको करना चाहिए, जिससे जो है ना वहाँ पर शांति व्यवस्था बनी रहे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एक विशेष अभियान जो केंद्र सरकार की एक योजना के घटक के रूप में आपके क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है के प्रति लोगों में आक्रोश देखने को मिला। यानी कोई ऐसी जो है ना योजना लागू की जा रही है जिससे जो केंद्र सरकार की है लेकिन आपके क्षेत्र में उसका विरोध किया जा रहा है और लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है, तो अशांति व्यवस्था भंग होने की आशंका है। आप उस समय क्या करेंगे? तत्काल केंद्र सरकार को इसकी आवश्यक सूचना भेजकर अभियान को देने की सिफारिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कोई एक्ट लाई है यानी कोई योजना लाई है तो कुछ सोच समझ कर ही लाई। अगर उसका विरोध हो रहा था उसमें संशोधन करने की आवश्यकता होगी, आप उसको बंद करने की सिफारिश नहीं कर सकते हैं। लोगों को दमनात्मक कार्रवाई के जरिए अभियान को बाधित करने, यानी आप कह रहा है कि जिससे प्रदूषण हो रहा है तो आपको डायरेक्ट ही लाठी चार्ज कर देना चाहिए और वो भीड़ को वहाँ से भगा देना चाहिए, ऐसा भी नहीं होगा भाई। क्षेत्र के लोगों से सार्थक संवाद स्थापित कर यथाशक्ति योजना की जानकारी देते हुए शांति की अपील करनी चाहिए। साथ ही इस प्रकरण की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को भी अविलंब भेजनी चाहिए। यही कार्रवाई सबसे बढ़िया होगी कि मान लो अगर कोई समस्या है तो आप सबसे पहले उनके बीच में बैठे जाकर और उनकी समस्याओं को सुनिए। फिर आप क्या करेंगे, शांति की अपील करेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे और जो समस्याएं निकल के आई हैं वो अपने उच्च अधिकारियों को संबोधित करेंगे। यही कार्रवाई सबसे बढ़िया होगी। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। देश में शांति व्यवस्था के लिए खतरे के लिए कौन सा तत्व सर्वाधिक कम उत्तरदायी है, यानी जिससे देश की शांति व्यवस्था को खतरा है और सबसे कम कौन उत्तरदायी है? आतंकवाद एवं नस्लवाद, धार्मिक वैमनस्यता की भावना, अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, विभिन्न राजनीतिक गुटबंदियां। तो देश की शांति के लिए खतरे के लिए आतंकवाद और नस्लवाद बहुत ही बड़ा कारक है। धार्मिक वैमनस्यता यानी दो धर्मों के बीच में जो है ना, जानते हैं ना, भेदभाव होता है, तो वो भी जो है ना शांति व्यवस्था भंग करने के लिए उत्तरदायी कारक होता है। और राजनीतिक गुटबंदियां ये भी कराते हैं, वो किसी धर्म का सपोर्ट करते हैं, वो किसी धर्म का सपोर्ट करती हैं, जिससे क्या होता है उनके बीच में तनाव बढ़ जाता है।
लेकिन अधिकाधिक लोगों का विदेश पलायन, ये जो है ना, अगर विदेश पलायन कर रहा है इंसान तो इससे जो है ना देश में शांति व्यवस्था को खतरा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत सॉरी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अपने 20 क्वेश्चन दिए गए थे, सभी 20 क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया। इन सभी क्वेश्चनों की आपको PDF जो है ना आपके टेलीग्राम चैनल पे लिंक चंडीला पर मिल जाएगी। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे दोस्त अपना सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको जो है ना परीक्षा संबंधित सभी वीडियो मिलते रहेंगे। कैसे लगी वीडियो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूलें। और क्या हो सकता है अपनी क्लास के लिए और भी खास, आप जो सुझाव देना चाहते हैं दे सकते हैं। और अपनी क्लास कैसी लगी जो है ना 2 शब्द कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी क्लास लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।